एवं एमए हिंदी के प्रिय विद्यार्थियों, हम एक श्रृंखला हमने चला रखी है कविता को समझने के लिए। कविता के कितने आयाम हो सकते हैं, कितने रूप हो सकते हैं, कितनी विचारधाराओं से प्रभावित हो सकती है कविता। प्रगतिवादी, मार्क्सवादी, विकासवादी और मिथ किस तरह से इन पर प्रभाव डालते हैं, या मिथकों पर आधारित कविता कैसे होती है, मिथक कैसे कविता में आते हैं, यानी कविता, काव्य, महाकाव्य कैसे बनते हैं, और उनका कथ्य जिन पर आधारित होता है, जिनकी विषय वस्तु का आधार जो होता है, उसे हम मिथक कहते हैं। मिथक योजना और हिंदी कविता, इस पर हम विचार करेंगे। ये प्रश्न अस्तित्ववाद, विकासवाद, मार्क्सवाद, प्रगतिवाद और हिंदी कविता, इस तरह से अक्सर पूछा जाता है। इसी तरह से अगर सवाल मिथक को लेकर के कविता पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, कविता मिथकों से कैसे प्रभावित होती है, या कविता में मिथक किस तरह से आते हैं, ये सवाल और इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के बाद सहज ही सुलभ हो जाने वाला है। हम कोशिश करेंगे और जरूरत हुई तो दूसरा तीसरा वीडियो भी आपके सामने होगा। मिथक योजना और हिंदी कविता। मिथक से हम नहीं समझते कुछ भी, तो चलिए हम हमारी परंपरा, साहित्यिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा, काव्य की परंपरा से समझ सकते हैं। राम और कृष्ण भारतीय संस्कृति के, परंपरा के, काव्य के आधार स्तंभ कहे जा सकते हैं। दो बड़े महाकाव्य जिनके नायक रहे हैं राम और कृष्ण। ये कथाएं, कई तरह की कथाएं हमारे सम्मुख होती है, जिसमें से वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत, वो क्या है, पौराणिक कथा है। और पौराणिक कथा क्या है, ये मिथ है। राम और कृष्ण पौराणिक पुरुष है और यही मिथक कहलाते हैं। तो इस तरह से हम मिथक को समझ सकते हैं। और ये बड़े मिथक जिसे बच्चा बच्चा भी जानता है, लेकिन साहित्य के बतौर, काव्य और कविता के बतौर मिथक किस तरह से आते हैं, तब हमें सहजता होगी जब हम जयशंकर प्रसाद की कामायनी, जिसे आधुनिक महाकाव्य कह सकते हैं, इसके आधार पुरुष, नायक मनु। मनु वो जो देवताओं का अंतिम देवता बसता है, अंतिम पुरुष बसता है। कैसे, जब देवताओं का अपनी अत्यधिक उपभोग के चलते खत्म हो जाते हैं और एक दिन प्रलय आती है। प्रलय से मतलब जल प्रवाह, लगातार धारासार बरसात होती है और उस बरसात से सब तरफ पानी पानी हो जाता है। यानी पानी से प्रलय आती है। केवल पहाड़ की चोटी जिस पर जाकर के मनुष्य शरण लेते हैं, इस तरह से एकमात्र पुरुष देवताओं में से बचता है, वो है मनु। इस पर आधारित है ये कामायनी, जिसे प्रसाद लिखते हैं। तो इस तरह से और बहुत सारी कथाएं जो मिथकों पर आधारित होती है, ये एक आधार मिथक कथाएं हैं। प्रलय कथाएं, जैसे कामायनी के कथ्य में प्रलय आती है
और हम समझ जाते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब यूं भी कहा जाता है कि जब भी यहाँ पाप बढ़ते हैं तब अवतार अवतरित होते हैं और उस पापी को खत्म करते हैं राम कृष्ण दोनों ही अपने अपने समय के उन राक्षसों से इस धरा को मुक्ति दिलाते हैं। और एक दिन वो आता है जब इस जमीन पर कोई भी नहीं बचता, उसे हम प्रलय कहते हैं, जो प्रसाद की कामायनी में हमें सुनाई व दिखाई पड़ता है। तो ये प्रलय कथाएं हमारे देश में हैं, न केवल अपने देश में बल्कि विश्व के हर कोने में इस तरह की प्रलय कथाएं हैं जिसमें मृत्यु और प्रलय इस पर लिखा हुआ है। अब देखिए, मृत्यु के देवता यमराज कहलाते हैं, वहां चित्रगुप्त होते हैं जिसके सामने हर व्यक्ति मर करके पहुंचता है और ये बताता है कि वो उसने क्या क्या कृत्य की है, यानी कितने गलत और सही काम किए उसके रजिस्टर में लिखा होता है और वो सवाल करता है। इस तरह से ये कथाएं, ये भी मिथकीय कथाएं हैं। मृत्यु के देवता यमराज जो भैंसे पे सवार होते हैं, अंतिम समय में दिखाई देते हैं और प्राणों को लेकर के कूच कर जाते हैं, उस व्यक्ति को लेके चले जाते हैं। इस तरह से ये कथा ये कहती है कि यमराज कभी भी आ धमकता है। किसी व्यक्ति, अब भले ही इस तरह की बातें कम होती है, लेकिन एक दौर था जब यमराज का नाम लेते ही लोग डर जाया करते थे। तो मृत्यु के देवता कहलाते हैं यमराज, चित्रगुप्त। ये सब क्या है? मिथक कथाएं हैं जिस पर बहुत सारे काव्य लिखे गए हैं। अब हम चलिए ये समझने के लिए था कि मिथक मिथक किस तरह से हिंदी कविता को प्रभावित करते हैं। ये महाकाव्य जो मिथकीय पुरुषों पर केंद्रित आधारित हैं और बहुत सारी कथाएं जैसे प्रलय और मृत्यु को लेकर के जिस तरह से वो देवता, मृत्यु का देवता यमराज घोषित किया गया, माना गया, और इसका नाम लेते ही अंतिम समय में लोग डर जाया करते हैं। उसका नाम आते ही लगता है जैसे साक्षात मृत्यु उसके सामने है। तो ये मृत्यु के देवता हुए। इस तरह से देश में, संस्कृति में और यहाँ पौराणिक पुरुषों की भरमार है। कहते हैं कि यहाँ 33 करोड़ देवताएं हुआ करते हैं, निवास करते हैं। यह कहने का आशय कि शायद उस समय 33 करोड़ जनसंख्या भी नहीं थी जब 33 करोड़ देवताओं का अनुमान लगा लिया गया। करोड़ नहीं, लाख नहीं, तो हजारों देवताओं का वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है। ये सब क्या है? मिथक, मिथक योजना। मिथक का अर्थ क्या है? चलिए अब हम क्रमशः ये देखने का प्रयास करते हैं कि संस्कृत साहित्य में इसे किस तरह से दिखाया गया है। संस्कृत में मिथ तथा मिथस इस तरह के शब्द मिलते हैं जिसका सीधा सीधा अर्थ निकल के आता है जोड़ा बनाना, मैथुन करना, मिलाना आदि अर्थ व्यंजित होते हैं मिथ और मिथस से। मिथ का अर्थ दूसरी तरह से यूं देख सकते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान जिससे होता है उसे मिथ कहा जाता है। चलिए, ये तो हुआ जो हम कुछ हमें मिला संस्कृत के माध्यम से। अब हम अंग्रेजी साहित्य के बतौर भी देख सकते हैं कि वहां मिथ किस तरह से अर्थ देता है। यानी अंग्रेजी में भी मिथ मिलता है। किस तरह से? वहां मिथ से माइथोलॉजी अर्थ
मिलता है और इसका मतलब होता है पौराणिकता। पौराणिकता का मतलब ये होता है जो काल्पनिक कथाएं हैं, जो गढ़ी गई है, जिनका यथार्थ में होना, इतिहास में होना, तर्क संगत होना जरूरी नहीं होता है। उसे माइथोलॉजी, पौराणिकता, पौराणिक पुरुष आदि कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तब आधुनिक काल में आकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस शब्द का अर्थ निकालने का प्रयास किया और कहते हैं कि यह शब्द हजारी प्रसाद द्विवेदी की देन कहा जाता है। मिथक का संस्कृत और अंग्रेजी में अर्थ कुछ भिन्न नजर आता है और यहां तक कि हर देश में इस तरह की मिथक कथाएं पाई जाती है, मिलती है। मिथक कथाएं, ऐसा नहीं है, ये आदिकाल से पाई जाती रही है। क्या होता है साहित्य में, किस तरह से आती है, ये क्यों आती है? तो देखिए, साहित्य सृजन का क्षेत्र है और सृजन के क्षेत्र में मिथक के व्यापक आयाम रहे हैं और आज ये व्यापक आयाम रखती है, जिसमें रहस्यात्मकता होती है, लाक्षणिकता पाई जाती है, विलक्षणता जिसमें मिलती है, उसे हम मिथक कह सकते हैं। मिथक में ये चीजें पाई जाती है, रहस्य निहित होता है, लाक्षणिकता मिलती है और विलक्षणता जिन पात्रों में होती है, वो अनूठे पात्र, विलक्षण पात्र महाभारत के, रामचरितमानस रामायण के, कामायनी के, जिनमें ये तत्व पाया जाता है। मिथक को लेकर के विद्वानों ने कुछ विचार किए हैं, इनके माध्यम से हम समझ सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं कि मिथक आखिर किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक बताते हैं, पुरा कथाएं केवल कोरी कल्पना पर आधारित होने के बजाय लोकानुभूति और अलौकिकता के संकेत भी देती है। गौर करें, लोकानुभूति यानी लोक में चली आ रही वो बातें जिसे लोक अनुभव करता रहा है परंपरा से। जब परंपरा कहा जाता है तो इसका मतलब ये कि हर बच्चा अपने दादा दादी और नाना नानी से लोक, ऐसी लोक कथाएं सुनता हुआ आता है जो परंपरा से चली आ रही है। उसमें अलौकिकता के संकेत भी निहित होते हैं। और हम फिर बीच में अंग्रेजी में किस तरह से मिथक को लिया गया है, तो एक ही शब्द काफी है, उससे हम समझ सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिथक तर्काश्रित नहीं होते। इनमें अगर हम तर्क से ये जानना चाहें तो वहां तर्क काम नहीं करते। कोई भी कथाएं तर्क पर पूरी खरी नहीं उतरती, यानी वो ऐतिहासिकता पर सिद्ध नहीं होती, यथार्थ उसमें नहीं होता, रहस्यात्मकता होती है, अलौकिकता होती है, यहां तक भी कह सकते हैं कि वो अंधश्रद्धा तक भी पहुंच सकती है। इसलिए अंग्रेजी में इसे कहा गया है कि ये तर्क पर आधारित नहीं होती, ऐसी कथाएं कही जाती जिसे पौराणिक कथाएं कहते हैं। इसके बावजूद जर्मन विद्वान मैक्स मूलर इस तरह से व्यक्त करते हैं, उच्चतर अर्थ में मिथक मानव चित्त को हर समय मानसिक क्रियाकलाप में भाषा द्वारा प्रतिपादित होती है। यानी मनुष्य के चित्त में हर समय मानसिक क्रियाकलाप चलते हैं जो भाषा के द्वारा
व्यंजित होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं, प्रतिपादित होते हैं, पुस्तकार होते हैं, पुस्तक या पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में जो व्यंजित होते हैं। इस तरह से ये मिथक बनते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका बारे में अभी चर्चा की थी, वो किस तरह से व्यक्त करते हैं। देखिए, ये परिभाषा अधिक ज्यादा स्पष्ट करने वाली है। वाक तत्व के साथ ही मिथक का तत्व, मिथक तत्व का आविर्भाव होता है। उनकी परिभाषा है, रूपगत सौंदर्य को माधुर्य और लावण्य कहना बिल्कुल झूठ है। यानी जिस सुंदरता को, सुंदर चेहरे को देख करके हम कवि लोग नायिकाओं को देख करके चांद सा मुखड़ा, चांद जैसा मुख, सुंदरता में उसकी सुंदरता की उपमा चांद से देते हैं, या उस सुंदरता में माधुर्य, मिठास का होना, या लावण्य यानी नमक का होना कहना यथार्थ के बतौर बिल्कुल झूठ कहा जाएगा। क्योंकि रूप न मीठा होता है न नमकीन होता है, फिर भी कहना पड़ता है, क्योंकि क्योंकि अंतर जगत के भावों को बहिर्जगत की भाषा में व्यक्त करने का यही एकमात्र उपाय होता है। यानी उसको अतिशयोक्ति में कहना, यानी सुंदर है इतने से वो संतुष्ट नहीं होता, सामने वाले को व्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए उसमें माधुर्य, लावण्य की बात कही जाती है। और ये नितांत झूठी होती है। लेकिन क्योंकि रूप को न चांद कहा जा सकता है, न मीठा नमकीन कहा जा सकता है, फिर भी कहा जाता है, और सुन करके सुनने वाला भाव विभोर हो जाता है और समझ जाता है कि वो जो बात सुन रहा है, वो सुंदरता की बात जो कह रहा है वो अति सुंदर है। जो कल्पना में उस चित्र को साकार करते हुए वो एहसास कर सकता है कि यह सुंदर, अत्यधिक सुंदर, सुंदरतम है। आगे बढ़ते हैं। मिथक का आविर्भाव हमारी जातीय स्मृति से जुड़े हैं, जो अभिव्यक्ति को सशक्त करने के माध्यम बनते हैं। यानी मिथक आखिर क्यों कर उपयोग में लिए जाते हैं, इस बात को सुप्रसिद्ध पहुंचे हुए समाजशास्त्री श्यामाचरण दुबे, उनकी पुस्तक है विश्वास और संस्कृति में लिख चुके हैं। इस संदर्भ में वो बड़ा मौजू है और इससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। पौराणिक मिथकों और लोक विश्वासों का संबंध लोक समुदाय की धार्मिक क्रियाओं तथा जादू टोने से आदि निकट रहा है। यानी पौराणिक मिथक कथाएं लोक विश्वासों से संबंधित होती है, लोक समुदाय की धार्मिक क्रियाओं और उनके जादू टोने से भी निकट संबंध रखती है। और ये कथित पिछड़े आदिवासी समुदाय, जिनमें तंत्र मंत्र, जादू टोने, डाकिन आदि प्रथाएं प्रचलित होती है, उसमें ये पौराणिक मिथक दिखाई देते हैं, महसूस किए जा सकते हैं। ये जमीनी सच्चाई है कि आदिकाल से इस तरह की बातों पर अत्यधिक विश्वास किया जाता रहा। और हमारे महाकाव्य रामायण रामचरितमानस, जिस पर मेगा सीरियल टीवी पर चलते हैं, अभी लॉकडाउन हुआ तो महाभारत और रामानंद सागर की रामायण दिखाई जाती है।
जिसको लोक दत्तचित होकर के देखता है और कई बार देखने सुनने के बाद फिर पुनः जुड़ जाता है और इस तरह से तदाकार हो जाता है और ये विश्वास कर लेता है कि ये हमारे लोक नायक रहे, महान पुरुष रहे, सच के लिए लड़ते रहे, धर्म की स्थापना के लिए। कृष्ण बार बार अर्जुन से कहते हैं, इधर धर्म की स्थापनार्थ रावण का वध करते हैं। और महाभारत में ये बात बार बार आती है कि जो धर्म के साथ है वो पांडवों के साथ है, और जो धर्म से विमुख है वो दुर्योधन के पक्ष में है, और अंततः जीत धर्म की होती है। इस तरह से ये पौराणिक कथाएं, निजंदरी कथाएं हम देख सुन सकते हैं। धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखें और अगला वीडियो देखने के लिए इसी वीडियो के नीचे जो लाल निशान है उस पर उंगली दबाना न भूलें। ऐसा करने से आपको ये वीडियो, आने वाले वीडियो तुरंत मिल जाएंगे देखने के लिए। धन्यवाद।